चलिए देखिए, सबसे पहले नर्मदा के बारे में देखिए। तो नर्मदा जो है, यहाँ मध्य प्रदेश के अमरकंटक से शुरू होती है, ठीक है? और यहाँ से निकलते हुए ये महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में बह जाती है। पहला तो ये है। ऊपर में यहाँ पे कौन-सा पर्वत श्रेणी है बताइए? विंध्यान, विंध्याचल। नीचे ठीक सतपुरा। है, सतपुरा। और ये हो गई हमारी नर्मदा नदी, ठीक है? नर्मदा के पैरेलल एक और नदी बहती है, ठीक है? ताप्ती। और ये भी जो ताप्ती, ठीक है? और ये भी जो है ना 3 राज्यों से होकर बहते हैं। यहाँ मैप में बनाने में थोड़ा ऊपर-नीचे हो गया है, ठीक है? तो इसको अगर हम थोड़ा ऊपर कर लेंगे ना तो ये सही हो जाएगा। मैं बताता हूँ आपको। नर्मदा जो है ना दरअसल यहाँ पे बह के निकलती है, इस जगह पे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमारा सतपुरा है और यहीं से जो है तापी बहती है। तो नर्मदा भी 3 राज्यों से बहती है और तापी भी 3 राज्यों से बहती है, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग माही के बारे में पढ़ते थे, तो यहाँ से हमारा कर्क रेखा अगर निकलता है ना, तो माही जो है इस तरीके से बहती है ऐसे, ठीक है? माही कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए। फिर हम लोग लूनी के बारे में पढ़े थे, वो यहाँ से शुरू होती है अरावली से और यहीं पर से कच्छ में जाके खत्म हो जाती है, ठीक है? और साबरमती भी जो है अरावली से नीचे से निकलती है और यहीं पर खत्म हो जाती है, इस तरीके से। तो ये हम लोग इस छोटे से जगह पे 4-5 नदी के बारे में पढ़े थे। उसके बाद एक नदी और नीचे बच गया था, उसका नाम था पेरियार। पेरियार कहाँ बहता था, किस केरल। राज्य में? केरल में। केरल में। में छोटी, बिल्कुल केरल में छोटी सी नदी है पेरियार। ये वेम्बनाड लेक से होकर बहती है। वेम्बनाड लेक जो है ये अपने नौका रेस के लिए फेमस है, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी इसमें होता है वेम्बनाड लेक में, ठीक है? ये हमने वैसी नदियां पढ़ी जो अरेबियन सागर में गिरती। अब हम लोग बंगाल की खाड़ी वाली नदियां पढ़ते हैं, ठीक है? तो पहले समझिए कि छत्तीसगढ़ से शुरू होता था और उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाता था। ये नदी कौन सा था? महानदी। महानदी। फिर छोटा नागपुर क्षेत्र से शुरू होता था, ठीक है? और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इसका नाम क्या है? दामोदर, दामोदर। ठीक है? उसके बाद देखिए महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से शुरू होता है एक नदी, ठीक है? नासिक के पास से, और यहाँ से होते हुए गोदावरी। है कि नहीं, ऐसे चला जाता है। ये गोदावरी हो गया। फिर महाराष्ट्र में ही शुरू होता है और ऐसे बह जाता है। इसको कृष्णा नाम दिया गया है। और एक कावेरी। और यहाँ कृष्णा। कृष्णा और ये कावेरी, ये 3 नदियां। अब इसी में अलग अलग नदी मिला दीजिएगा तो गोदावरी का सहायक नदी हो जाएगा। जैसे कृष्णा, इसमें भीमा नदी पढ़े थे, याद कीजिए, है कि नहीं? उसके बाद तुंगा भद्रा पढ़े थे, है ना? पूर्णा नदी पढ़े थे। इस तरीके से ये हमारा खत्म हो जाएगा। नॉर्थ वाला भी पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा। यहाँ से गंगा इस तरीके से गया था 5 राज्यों से होकर, ऐसे जो हमारा ब्रह्मपुत्र आया था और यहाँ से इस तरीके से हमारा इंडस गया था। इंडस में 5 नदी पड़े थे, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास, ठीक है? यहाँ पे हमारा सांगपो था, यहाँ पे दिहांग इसका नाम हो गया था, यहाँ ब्रह्मपुत्र हो गया था, ये जमुना हो गया था, पद्मा, और यहाँ से मेघना, ये पढ़े थे। इसका कौन कौन सा था? मानस था, तिस्ता था, है ना? यहाँ दिबांग था, लोहित था, सुबनसिरी, मानसिरी, धनसिरी, है कि नहीं? ये सारा नाम पढ़े थे। इसमें याद कीजिए 5 प्रयाग पढ़े थे, है ना? यहाँ से जमुना मिलाए थे, इसमें चंबल मिला था, बनास मिला था, केन बेतवा मिला था और दोनों का लिंक परियोजना था, है कि नहीं? ये सारी नदियां हम लोग भारत में पढ़ चुके हैं। इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा, ठीक है? नदी में अगर बनेगा ना तो फिर समझिए कि वो बाकी लोगों से भी नहीं बन रहा होगा, ठीक है? जैसे हमको याद आ रहा है एक एग्जाम में ना एक नदी का उद्गम पूछ दिया था और उसका ना गांव का नाम दे दिया था कि इस गांव से कौन सी नदी का उद्गम होता है। सोचिए कि उसका जवाब कौन दे सकता है, ठीक है? बशर्ते कि वो उस क्षेत्र का रहने वाला हो। अगर उस क्षेत्र का होगा रहने वाला तो देगा जवाब। जैसे देखिए एक एक 68 में क्वेश्चन पूछा था, दरभंगा में जो है ना सोलर प्लांट लगा था, ठीक है? तो उसका एग्जैक्ट उस जगह का नाम पूछ दिया था कि किस जगह पे ये प्लांट लगा है, ठीक है? कादिराबाद उसका ऑप्शन का आंसर था। अब कादिराबाद जो है ना वो न्यूज में था भी नहीं, वो दरभंगा का एक छोटा सा स्थान है, ठीक है? कादिराबाद। अब उतना डिटेल और उतना बारीकी में अगर सवाल पूछता है तो वो समझिए कि दरभंगा के रहने वाले होंगे ना वही बनाएंगे उसको, ठीक है? तो वैसे सवालों के लिए चिंतित नहीं होना। जी बताइए क्या बोल रहे थे? अखबार में दिया गया था, सही है न्यूज। बिल्कुल, लेकिन आप सोचिए ना कि उतना बारीकी से इन चीजों को कैसे आप कोई देख नहीं सकता है ना, ठीक है? तो ये हमारा नदी खत्म हो गया है। आगे और पढ़ना है आज की बंद करें?
सभी तो 11 भी नहीं बजा है। क्या बोलते हैं आप लोग? आज हम लोग कुछ कवर कर दीजिए सर सर। तो न्यू चैप्टर आज हम लोग जलवायु पढ़ने के बारे में सोचे थे, ठीक है, भारत की जलवायु को। Yes. ठीक है, थोड़ा देखिए, ये 2 क्लास लेगा है ना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। आज हम लोग बस ऐसे ही ना थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे सर आज देखिए- मोनो स्टार थ्योरी और डुअल स्टार थ्योरी वगैरह बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बता देंगे मैम, है ना, वो तो ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स वगैरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो एक स्टोरी है। अगर आप मतलब शॉर्ट में समझना, आज ऐसा करते हैं वही ले लेते हैं फिर, है ना। ठीक है, उसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है ये। हम शॉर्ट में नोट्स आप लोगों के लिए बनाए भी थे, शुरू की बात है। तो उस समय जो है फिर ये आगे बढ़ नहीं पाया था, बीच में फिर क्लास बंद हो गया था। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की थ्योरी है, ठीक है, जो आप बता रही हैं ना कि कुछ वैज्ञानिक लोग जब बैठते हैं ना तो उनके बीच मतभेद रहता है कि ब्रह्मांड कैसे बना, ये सूर्य कैसे बना, ये प्लैनेट्स कैसे बने, ग्रह कैसे बना, इसको लेकर तो ना ये अलग अलग थ्योरी देते हैं। ठीक है, उसी में जो आप अभी बोल रही थी, एक तारा सिद्धांत और 2 तारा सिद्धांत, है ना, तो वो उसी में है। एक डुअल है, एक डबल है। नहीं, वो डुअल और डबल सेम ही है। ठीक है सर नहीं, 3 थ्योरी है ना, एक सिंगल स्टार थ्योरी है, एक डुअल स्टार थ्योरी, एक डबल स्टार थ्योरी है। देखिए हम बताते हैं, ये सारा यहाँ देख रही है ना, ये पॉइंट, ये सारा थ्योरी 5 थ्योरी है। ठीक है, समझिए, पहला है गैसियस थ्योरी ऑफ कांट। इमैनुअल कांट करके एक विद्वान हुए हैं, वो सबसे पहला थ्योरी दिए कि ये यूनिवर्स कैसे बना। तो उनका थ्योरी का नाम है गैसियस थ्योरी। देखिए इस थ्योरी में ये कहते क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए इमैनुअल कांट का थ्योरी लिखा गया है। वो बोले कि शुरुआती समय में क्या हुआ ना कि यूनिवर्स में, दुनिया में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल थे आपस में, और ये ना स्थिर थे, खड़े थे, मोशनलेस थे, इसमें कोई मोशन नहीं था। ये सब स्टोरी है मैम, ठीक है। अब इसमें लॉजिक मत देखिएगा, ये सब स्टोरी है। शुरुआती समय में लोग क्या होता है, पोस्टुलेट्स ही तो बनाते हैं, है ना, सोचते हैं, जंप करते हैं कि ऐसा कुछ रहा होगा। तो इमैनुअल कांट ऐसा सोच रहे थे कि शुरुआती समय में जब ब्रह्मांड बना तो हुआ क्या होगा कि यहाँ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होंगे, वो स्थिर अवस्था में रहे होंगे। ठीक है, और स्थिर अवस्था में रहने के बाद क्या हुआ, बहुत समय तक स्थिर रहे तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये ठंडे होने लगे। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, ये ठंडे होने लगे। और ठंडा होने से क्या हुआ, कोई भी चीज जब ठंडाता है ना तो ये सिकुड़ता है। ठीक है, कोई भी चीज जब ठंडा होता है तो सिकुड़ता है। और ये सिकुड़ने के बाद क्या हुआ, जब सिकुड़ा बहुत ज्यादा तो एक दूसरे के ऊपर ये डस्ट पार्टिकल कोलाइड कर गए। कोलाइड कर गए मतलब क्या, ये सब एक दूसरे पे अंदर की तरफ खींचने लगे, जिसके कारण कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा कोलाइड कर जाएगा, बहुत ज्यादा एक जगह पर संकेंद्रित हो जाएगा तो वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, और गर्म होने के बाद क्या हुआ कि इसमें जो है फिर विस्फोट हुआ। ठीक है, और ये विस्फोट हुआ, यह फैला, और ये फिर धीरे धीरे यही जो डस्ट पार्टिकल था ये गोल 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 चक्कर लगाने लग गया, चक्कर लगाने लग गया। और यही चक्कर लगाते लगाते धीरे धीरे क्या हुआ, एक्सपेंड कर गया, फैल गया, और फैलने से हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये हमारे इमैनुअल कांट का कहना था, शुरुआती समय में वो यही बोले। ठीक है, और यही जब गोल गोल घूम रहा था तो इसी के बारे में कहते हैं कि घूमते घूमते क्या हुआ, बाहरी जो इसका छोर है, बाहर वाला, ये हो गया ठंडा, धीरे धीरे ये हो गया ठंडा। और ठंडा होने के बाद क्या हुआ कि ये ठंडा होके इसका जो छल्ला है एक, ये बाहर की तरफ निकल गया। ठीक है, एक छल्ला इसका ठंडा होकर क्या हुआ, टूट कर बाहर निकल गया, और बीच का भाग जो था वो एक साथ फिर संकेंद्रित हो गया। तो जो बीच में संकेंद्रित रहा ये सूर्य बन गया, और जो छल्ला बाहर निकला ये 9 भागों में टूट गया। ठीक है, और यही 9 भाग में टूट कर क्या बना है, ये प्लेनेट बन गया, और जो बीच में रह गया ये सूर्य बन गया। ये मान्यता थी इमैनुअल कांट की। ठीक है, अब इसमें सोचिए कि ये जो हमारा प्लेनेट बना है, ये जो प्लैनेट्स बने हैं, ये क्या बोला गया है कांट के द्वारा कि ये एक ही गोलाकार से बना है, इसमें कोई दूसरा और किसी चीज का योगदान नहीं है। तो इसी को कहते हैं बाइनरी थ्योरी। ठीक है, बाइनरी मतलब क्या होता है, सिंगल। ठीक है, तो ये थ्योरी समझ में आ गया आपको, ये किसका था, इमैनुअल कांट का। ठीक है, ये सब कहानी है। फिर अगला देखिए, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। और लाप्लास क्या किए, इमैनुअल कांट का ही जो कहानी था ना, इसी को ग्रहण कर लिया और इसमें ना कुछ कुछ बदलाव कर दिए। जैसे इमैनुअल कांट क्या किए थे, यहाँ पे ठंडा बोले थे कि हमारा जो डस्ट पार्टिकल है ना ये ठंडा है और मोशनलेस है। तो हमारा जो लाप्लास थे, लाप्लास ये क्या कहे, ये अजम्पशन में ना शुरू से ही हॉट नेब्यूला लिए। इन्होंने, कांट ने कोल्ड लिया था, कोल्ड। ठीक है, मान्यता में,
और हमारे जो लाप्लास हैं वो शुरू से ही क्या लिए, हॉट नेब्यूला लिए। यही थोड़ा कुछ बारीक चेंजेस है। फिर ये भी क्या बोलेंगे, हॉट नेब्यूला है, ये रोटेट करने लगा, गोल गोल घूमने लगा, गोल गोल घूमने लगा, और घूमते घूमते क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़न आया। सिकुड़न आने से क्या हुआ, अब कहते हैं ये कि जब सिकुड़ा ना, तो समझिए कि इसमें हुआ क्या। फोटो बनाते हैं, ये देखिए, बोले एक लेयर ये, दूसरा लेयर ये, फिर तीसरा लेयर ये, सिकुड़ के ना ये अलग अलग लेयर्स में ये नेबुला जो है, हॉट नेबुला, ये इस तरीके से डिवाइड हुआ। अब इनका कहना था लाप्लास का कि ये वाला रिंग, मतलब ये सब बोले एक साथ था, लेकिन इसमें जब सर्कुलर मोशन हुआ, जब ये गोल गोल चक्कर लगाने लगे, तो बोले कि इसके बाहरी परत का मोशन अलग हुआ, यानी इसका स्पीड अलग था। फिर बोले ये दूसरा वाला जो है, इसका स्पीड अलग है, ठीक है। फिर बोले तीसरा वाले का स्पीड अलग है, चौथे वाले का स्पीड अलग, यानी हर लेयर का अलग अलग स्पीड है। तो लाप्लास का कहना था कि जब ये सारा लेयर का स्पीड अलग अलग हुआ, इस वजह से ये आपस में क्या हो गया, टूट गया। अब सोचिए कि आटा लेते हैं ना, आटा, ठीक है, अब आटा को आप गोल घुमाइएगा तो अलग अलग जगह से टूट जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से लाप्लास भी कहते हैं कि ये जो हमारा नेबुला था गरम वाला, इसका जो मोशन जब अलग अलग हुआ, तो ये टूट गया, ठीक है, अलग अलग भागों में, ठीक है। इसी का जो बाहरी भाग था ना, बाहरी छल्ला, ये अलग हो गया, और अलग हो गया फिर ये 9 भागों में टूटा, और बीच वाला जो भाग है ये बीच में सूर्य बन गया। अब सोचिए इसमें भी जब ये प्लैनेट्स और सूर्य बना रहे हैं, तो इसमें भी ये सिंगल थ्योरी ले रहे हैं, ठीक है। इसमें भी दूसरा स्टार का जिक्र ये नहीं करते हैं। ये हो गया हमारा सिंगल स्टार थ्योरी। अब डबल स्टार थ्योरी देखिए क्या कहता है। डबल स्टार थ्योरी चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा लाया गया था। चैम्बरलिन और मोल्टन क्या कहते हैं वो समझिए। वो कहते हैं कि पहले से ही ना एक सूर्य मौजूद था, ठीक है, और ये सूर्य के साथ क्या हुआ, ये सूर्य यहाँ पे मौजूद था, छोटा सा तारा, उसके बगल से एक बहुत बड़ा तारा गुजरा, और इस तारा का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा था, और जब ये तारा इस तरीके से गया बगल से, तो ये जो सूर्य था ना वो इसकी तरफ खींच गया, ठीक है, खींचा। लेकिन जब तक ये सूर्य इसमें जाके मिलता खींचने के बाद, तब तक में ये तारा बहुत तेजी से आगे बढ़ के निकल गया था। इस वजह से क्या हुआ, ये सूर्य पूरी तरह से इसमें मिल नहीं पाया। लेकिन हुआ क्या, इस सूर्य का कुछ भाग जो है वो निकल गया बाहर की तरफ, निकल के और इस तारे के साथ जाने लग गया, ठीक है। इसी को देखिए, ये ऊपर वाले फोटो में हम बनाने की कोशिश किए थे, यहाँ समझाते हैं आपको। ये हमारा सन है, ठीक है, और सन के बगल से स्पीड में एक तारा गुजरा। तो जब ये गुजरा तो इस सन जो था, सूरज, ये इसमें मिलना चाहता था, लेकिन मिल नहीं पाया, और उसके बदले में हुआ क्या, सूरज से कुछ छल्ला इसका टूट के निकला और इस तारे में मिलने जा रहा था। लेकिन ये तारा जो था इतना स्पीड में गया कि हमारा ये छल्ला था ना वो बीच में ही रह गया, और बीच में रह के क्या हुआ, इस तरीके से गोल गोल इसका चक्कर लगाने लगा, 9 भाग, ठीक है। ये भी चक्कर लगाने लगा, ये सब चक्कर लगाने लगे, और इस वजह से ये हमारा सारा प्लेनेट बना। तो अब इसमें देखिए, हम एक स्टार ये और एक स्टार ये, 2 स्टार का जिक्र करते हैं। तो जैसे ही 2 स्टार आता है ना, तो यही बाइनरी थ्योरी हो जाता है, 2 स्टार का थ्योरी हो जाता है। ऊपर में कांट और लाप्लास का थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसमें कहीं पे भी 2 सूर्य 2 तारा का बात वो नहीं करते हैं, वो हमेशा सिंगल चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक। और यहाँ ये लोग डबल चीजों की बात करते हैं, यही बात, ठीक है। और मॉडर्न थ्योरी की बात कीजिएगा, मॉडर्न थ्योरी की, तो ये ऊपर वाला जो है ना सारा थ्योरी फेल हो गया है। और मॉडर्न थ्योरी क्या कहता है, ये बिग बैंग का थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंडरे के द्वारा लाया गया था, और इसमें यह क्या कहते हैं, ये सिंगुलैरिटी के बारे में बात करते हैं। कहते हैं अनंत साल पहले, बहुत साल पहले, ये दुनिया में जितनी भी चीज अभी वर्तमान में आपको दिख रही हैं, ये कुछ भी नहीं था पहले, ठीक है। सिर्फ क्या था शुरुआती दौर में, शुरुआती दौर में सिर्फ एक छोटा सा जो है, ठीक है, समझिए कि कुछ रहा होगा, और इसमें ना संकुचन हुआ, ठीक है। संकुचन मतलब क्या हुआ, एक जगह पे ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, धीरे धीरे करीब आने लगा, आते 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 इतना करीब आ गया कि वो सब कुछ जो है ना एक बिंदु में आकर समा गया। शायद इससे भी छोटा कोई बिंदु रहा होगा, इसमें आकर दुनिया का हर चीज समा गई, ठीक है, मूल कण जिसको कहते हैं। और ये जब एक बिंदु में आया, तो इसमें फिर एक महाविस्फोट हुआ। कोई भी चीज जब इतना ज्यादा संकुचित हो जाएगा ना, तो इसमें एक महाविस्फोट होगा, ठीक है। और वही महाविस्फोट को ये लोग बिग बैंग का एक्सप्लोजन कहते हैं, ठीक है। और इसी के बारे में कहते हैं कि एक्सप्लोजन हुआ कब था, तो 13.7 बिलियन साल पहले हुआ था, ठीक है। और जब ये सर किसने explosion दिया हुआ, था बिग बैंग थ्योरी? ये जॉर्ज लेमेंतरे के द्वारा दिया गया था, ठीक है, लेमेंतरे दिए। फिर ये क्या बोले कि सबसे पहले क्या हुआ, जब विस्फोट हुआ, तो सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स बना। पार्टिकल में क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, ये सब बना।
फिर उसके बाद क्या बना, उसके बाद क्या बनता है, 5 से 6 बिलियन साल बाद सूरज बना। फिर सूरज से ही क्या बना, तो सूरज से पृथ्वी बना, पृथ्वी से क्या बना, फिर उसी से चंद्रमा बना, है ना। इस तरीके से ये लोग कहते हैं, ठीक है। एडविन हबल करके एक वैज्ञानिक थे, वो क्या बताए थे, वो बताए थे कि ये यूनिवर्स फैल रहा है। वो एक एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। वो क्या किए, ये जो जॉर्ज लेमेंट्रे का थ्योरी था कि ये जो सब कुछ एक्सप्लोजन यानी एक महाविस्फोट से हुआ है, तो एडविन हबल सोचे कि जब ये विस्फोट हुआ था तो वर्तमान में भी विस्फोट के बाद सब कुछ दूर जा रहा होगा ना। तो इस तरीके का थ्योरी की ये मान्यता लेके ये एक्सपेरिमेंट किए, इसको बलून एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किए, एक बलून लिए, ठीक है, और बलून पे अलग अलग जगह इस तरीके से कुछ मार्क कर दिए। अब जब बलून में हवा नहीं था तो ये सब नजदीक नजदीक दिख रहा था। अब इसी बलून में जब हवा भराया, ठीक है, तो ये जो डॉट डॉट था ना वो यहाँ 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 दूर दूर दिखने लग गया। तो इससे ये जो हबल थे ये क्या बोले कि ये जो हमारा यूनिवर्स है ये भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे फूल रहा है, बड़ा हो रहा है। और बड़ा होने के कारण क्या हो रहा है कि जो अलग अलग चीजें हैं, सन है, प्लैनेट्स हैं, या मून है, चंद्रमा है, ये सब कुछ एक दूसरे से दूर जा रहा है। यही हमारे हबल महोदय ने कहा था, ठीक है। तो याद कीजिए, हम लोग करंट अफेयर्स पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे ना कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर प्रति वर्ष दूर जा रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो यही इसी 3-4 को जो दूर हो रहा है इसी को रेड शिफ्टिंग कहते हैं। जी क्या बोल रही हैं। जो दूर होते जा रहा है इसी को रेड शिफ्टिंग की घटना कहते हैं। हाँ बिल्कुल, इसको शिफ्टिंग की घटना भी कहते हैं, ठीक है। तो यही कुछ ना थ्योरी है, ठीक है। ये क्लास 11th का एनसीईआरटी जब देखिएगा तो ये 5-6 थ्योरी आपको मात्र 2 से 3 पैराग्राफ में दिया गया है, बहुत डिटेल में नहीं है, एकदम शॉर्ट में चर्चा किया गया है। यही जो है सिंगल स्टार थ्योरी, ठीक है, फिर डबल स्टार थ्योरी और फिर बिग बैंग थ्योरी, ये 3 थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ देता है सर कि तो अभी मान्यता सिर्फ इसी को ना, बिग बैंग नहीं, थ्योरी को, बाकी ये सब तो फेल हो गया सर। नहीं देखिए, इसको फेल नहीं कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी चीज जो है ना फेल नहीं कहलाता है। क्या पता कि आने वाले समय में फिर कोई नया थ्योरी आ जाए, ठीक है। जैसे ही थ्योरी आएगा तो ये हमारा बिग बैंग वाला थ्योरी है ये भी फेल हो जाए। तो ये सब जो है ना पोस्टुलेट्स है, मान्यताएं हैं, ठीक है। जो भी थ्योरी वर्तमान के सभी प्रश्नों के उत्तर दे देना, उसी को हम लोग समझते हैं कि यही सही थ्योरी है। जैसे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स भी पढ़े थे, तो उससे पहले कितना 3-4 थ्योरी पढ़े थे, लेकिन हर थ्योरी अपने बाद एक क्वेश्चन मार्क छोड़ती थी, ठीक है। ये कैसे हुआ वो पता ही नहीं चलता था। लेकिन हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स जो था वो हर थ्योरी का, हर चीज का जवाब दे देता था कि पहाड़ कैसे बना, पठार कैसे बना, ठीक है, मैदान कैसे बना, नीचे कटक कैसे बन रहा है, ट्रेंचेस कैसे बन रहे हैं, तो सबका जवाब जो है हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स दे देता था। उसी तरीके से जो हमारा बिग बैंग थ्योरी है ना, ये सारे प्रश्न का उत्तर दे देता है कि हमारा तारा कैसे बना, हमारा सूर्य कैसे बना, हमारा ग्रह कैसे बना, हमारे छोटे छोटे जो अणु है, मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये कैसे बना है, ये सब चीज के बारे में बता देता है। इसीलिए बिग बैंग थ्योरी को अभी जो है सर्वमान्य मान्यता मिली हुई है, ठीक है। और ये जॉर्ज लेमेंट्रे के द्वारा दिया गया था। फिर डबल थ्योरी जो है, बाइनरी थ्योरी, ये चैम्बरलेन और मोल्टेन के द्वारा दिया गया था। और सिंगल थ्योरी वाला याद रखिएगा, ये वो इमैनुअल कांट और लाप्लास के द्वारा दिया गया था, ठीक है। कई बार पूछता है कि सिंगुलर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, तो कांट और लाप्लास के द्वारा, याद रखिएगा। डबल स्टार थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, तो चैम्बरलिन और मोल्टेन। देखिए डबल स्टार में 2 आदमी भी 2 हैं, चैम्बरलिन भी है और मोल्टेन भी है। सिंगल स्टार वाले में एक एक आदमी होते हैं ना, लाप्लास और कांट। 2 स्टार थ्योरी में चैम्बरलिन और मोल्टेन है, 2 व्यक्ति हैं। और फिर बिग बैंग थ्योरी में जॉर्ज लेमेंट्रे है, ठीक है। ये हमारा यूनिवर्स कैसे बना उससे संबंधित कुछ मान्यताएं थी, थ्योरीज थी, ठीक है। उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का हम लोग बात कर चुके थे, आईटीसी जेड वगैरह का बात कर चुके थे, ठीक है। हम मैं सोच के आया था आज क्लाइमेटोलॉजी के बारे में कुछ चीजें बताने के लिए, ठीक है। आज हमारे पास उतना टाइम तो है नहीं, लेकिन हम कुछ शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। प्रेशर बेल्ट के बारे में आज हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को आइडिया होगा, हो सकता है रिवीजन हो जाए यहीं पे। लो प्रेशर, हाई प्रेशर, इन सब के बारे में आप लोगों को आइडिया है ना। लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये सब क्या होता है। ये हमको ये बताइए कि प्रेशर का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, प्रेशर और टेम्परेचर का। सबसे पहले ये बताइए। दोनों प्रेशर और टेम्परेचर इक्वल है, प्रेशर बढ़ेगा तो नहीं, दोनों मतलब उल्टा है दोनों का संबंध। अपोजिट रिलेशन है। बिल्कुल अपोजिट है, ये याद रखिएगा कि जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर कम होगा, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा।
ये बेसिक थ्योरी है, इसको याद रखिएगा तो हमारा जो प्रेशर बेल्ट है या टेम्परेचर बेल्ट है ये सब आपको समझ में आएगा। हवा कैसे घूमता है ये सब पता चल जाएगा। आज हम लोग बस इतना डिस्कस कर लेते हैं कि ये हवाएं कैसे चलती हैं या ये प्रेशर बेल्ट कैसे बनता है, इतना पढ़ लेंगे। फिर आगे कल इंडियन क्लाइमेटोलॉजी हम लोग देखेंगे, समझिए होता क्या है। ठीक है, जहां नहीं समझ में आएगा वहां आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए हमारा ये पृथ्वी है, इसमें ऊपर में नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। ठीक है, एक सेकेंड, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, उसके साथ यहाँ बीच में इक्वेटर। इक्वेटर मतलब 0 डिग्री। अब याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे ITCZ के बारे में, किन्हीं को याद है ITCZ क्या था? बात कर चुके हैं हम लोग इसके बारे में। लो प्रेशर बेल्ट था सर, जी, लो प्रेशर बेल्ट था। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसका नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी ये जरूर कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल क्षेत्र में पड़ता हो। पहले ट्रॉपिकल क्षेत्र क्या होता है वो समझ लीजिए। यहाँ से यहाँ मतलब वैसा इलाका जहाँ पे सूर्य का रोशनी ओवरहेड डायरेक्ट पड़ता हो, ठीक है, इसको जो है हम लोग ट्रॉपिकल क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र हमारा ट्रॉपिक्स कहलाता है। 0 डिग्री से 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री। हम लोग 23.5 डिग्री पढ़ते हैं, लेकिन ज्योग्राफर्स जो हैं ये 30 डिग्री के आसपास चीजों को मानते हैं, ठीक है, ताकि इजिली समझ में आए। याद रखिएगा 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, ये ट्रॉपिकल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल, यहाँ पे सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। उसके बाद एक ये स्थिति होती है 60 डिग्री के आसपास, और नीचे भी 60 नॉर्थ और 60 साउथ। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं बताइए? इसको टेम्परेट जोन कहते हैं। टेम्परेट, ये इसके बनिस्पत में ठंडा होता है। ठीक है, अब इससे समझिए, हम लोग अभी प्रेशर बेल्ट समझने की कोशिश करते हैं। प्रेशर बेल्ट में हम लोग क्या बात किए थे कि सूर्य की रोशनी जहां सबसे मतलब हीट जहां पे ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर कम होगा। ठीक है, अब सोचिए कि सूरज जो है ये 0 डिग्री के ऊपर रहता है ज्यादातर समय, तो इसका धूप, इसका जो लाइट है, इसका जो हीट है, ये भी सबसे ज्यादा कहाँ पड़ेगा? ये 0 डिग्री पे ही पड़ेगा ना। तो इस वजह से जो ये 0 डिग्री का इलाका है, ये सारा इलाका, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की जो हवाएं हैं ये हो जाती हैं गर्म। ठीक है, क्यों गर्म हो रही हैं? क्योंकि ये सूर्य की रोशनी जो है इन क्षेत्र की हवाओं को क्या कर रहा है, इस क्षेत्र को गर्म कर दे रहा है। अब कोई भी चीज जब गर्म होती है ना तो ये उठती है। जैसे आप हीलियम वाला बलून देख लीजिए, ठीक है, बलून में जब गर्म हवा भरते हैं तो बलून क्या होता है, नीचे जाता है कि ऊपर जाता है? ऊपर, बिल्कुल। तो ये सूर्य के कारण जब ये इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र गर्म होता है तो यहाँ की हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। ठीक है, और जैसे ही ये हवाएं उठेंगी तो ये उठ के कहाँ चली जाती हैं? ऐसे ऊपर की तरफ उठ रही हैं। अब ऊपर कहाँ जाएगी वो हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, बस समझ लीजिए कि उठ गई। अब ये इस क्षेत्र का जो हवा है ना यहाँ पे, ये सारा उठ के कहाँ चला गया है? ऊपर चला गया है, क्योंकि ये गर्म हो गया था। जैसे ही ये हवा ऊपर उठा तो ये क्षेत्र जो है ना खाली हो जाता है। ठीक है, यहाँ की हवाएं ऊपर उठ गई हैं, इस वजह से इस क्षेत्र की हवाओं को, ये एरिया खाली हो गया। इसको भरने के लिए क्या होता है, ये 30 डिग्री वाले क्षेत्र से दोनों तरफ से हवाएं आकर मिलती हैं एक जगह। ठीक है, क्यों मिलती हैं? इस क्षेत्र की हवाओं को भरने के लिए, क्योंकि ये हवा उठ गया है। ठीक है, इसको भरने के लिए दोनों तरफ से हवा आती है और यहाँ आकर मिल जाती है। जहां पे ये हवाएं दोनों आकर मिलती है, इस क्षेत्र को ही ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहां पे दोनों हवाएं आकर मिलती हैं उसको ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को? देखिए, इस तरफ जो है हमारा ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है। ठीक है, तो जिधर से हवा आ रही है ना वही उस हवा का डायरेक्शन होगा, वही उसका नाम होगा। ठीक है, ये गौर कीजिए, इधर ईस्ट है तो ये हवा का डायरेक्शन क्या है? ईस्ट की तरफ ही तो है। गौर कीजिए, ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये ईस्ट से आ रहा है और वेस्ट की तरफ जा रहा है। ध्यान दे रहे हैं इस चीज को? इस वजह से ये 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक के बीच की जो हवा है ना, इसको ईस्टर्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्टर्ली हवा। ठीक है, उसके बाद देखिए हुआ क्या है, यहां से फिर से समझिए। यहाँ पे जो है सूर्य की रोशनी, पेन चेंज कर लेता हूं, सूर्य की रोशनी क्या हो रही है, इस क्षेत्र को गर्म कर रही है। गर्म करने के बाद यहाँ की जो हवाएं हैं
ये उठ गई हैं, ठीक है, उठ गई हैं ऊपर की तरफ, और उठने के बाद ये इलाका हो गया है खाली। इस खाली इलाका को भरने के लिए ये 30 डिग्री के आसपास से जो जो हवाएं हैं वो चलती हैं और इक्वेटर के पास आकर मिल जाती हैं। जहां पे मिलती हैं उसी क्षेत्र को ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, ठीक है। ये एक थ्योरी समझ लीजिए। और इस जगह पे जो हवा है वो चूंकि ईस्ट साइड से बहते हुए आ रही है, इसलिए इसको ईस्टर्लीज भी कहते हैं। पूछता है 30 डिग्री से नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक जो हवा चलती है उसका डायरेक्शन क्या है, तो अब क्या बताएंगे, इस क्षेत्र में ईस्टर्लीज, ईस्टर्ली। ठीक है। अब आगे देखिए हम लोग वेस्टर्लीज की बात करते हैं। ये वेस्टर्ली क्या होता है समझिए। पहले ये देखिए कि ये जो हवा ऊपर की ओर उठा ना, यहाँ पे ये हवा उठने के बाद क्या होता है, यहाँ से उठकर और गिरता है फिर 30 डिग्री ऊपर से, यहाँ से भी उठता है और यहाँ 30 डिग्री पे आकर गिर जाता है। ये जो है एक सेल का निर्माण करता है। इस सेल का नाम क्या होता है बताइए। हेडली। इसको पूछता है, ये है हेडली सेल। हो सकता है ये थोड़ा समझाने में दिक्कत आ रहा हो, आप लोगों को समझने में भी दिक्कत हो रहा हो। ये सब कुछ इतना कॉन्सेप्चुअल है, इसको 2D पे समझाना काफी मुश्किल होता है कई बार, ठीक है। और यहाँ तो हम सिर्फ बोल रहे हैं और पेन चला रहे हैं, तो हो सकता है समझने में दिक्कत हो, बट हम कोशिश करेंगे। आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हो आपका, अगर नहीं समझ में आ रहा हो, कोई भी चीज आप मिस कर रहे हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा समझा समझा के आपको ये कॉन्सेप्ट दूं। पहले से अगर आप लोगों को आइडिया हो तो इसको बस रिवीजन के तौर पर लीजिए, ठीक है। तो पहला जो 30 डिग्री के ऊपर जो सेल बनता है ना, दोनों हेमिस्फेयर पे, इसको हेडली सेल कहते हैं। और एक और सेल बनता है जो 60 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में बनता है। इस सेल का नाम क्या है, इसका नाम है फेरल सेल, ठीक है। इसका नाम है हेडली और दूसरे वाले का नाम है फेरल। इसको याद कैसे रखिए, देखिए पूछता है कि 30 डिग्री ट्रॉपिकल क्षेत्र में जो सेल बनता है उसका नाम क्या है, इसका नाम हेडली है। इसको याद कैसे रखिएगा, इसको याद इस तरह रखिए कि हम लोग जो रहते हैं, भारत जो है वो ट्रॉपिकल क्षेत्र में है, यानी हम लोग ट्रॉपिकल क्षेत्र में रहते हैं। और हमारे सर के ऊपर, हमारे ही सर के ऊपर कौन सा सेल बन रहा है, हमारे हेड के ऊपर कौन सा सेल बनेगा, हमारे हेड के ऊपर हेडली सेल बनेगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो सेल बच गया वो फेरल सेल कहलाता है। फेरल सेल जो है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री साउथ के बीच में दोनों हेमिस्फीयर पे बनता है, ठीक है। तो ये दो सेल का नाम याद रखिए, हेडली सेल और फेरल सेल। आगे देखें, वेस्टर्लीज बताएं आप आगे। कुछ क्वेश्चन एराइज हो रहा है तो प्लीज पूछ लीजिए आप लोग। आगे चलें। जी सर। ओके, अब देखिए, क्योंकि यहां से जो ये हवा नीचे की ओर गिरा है, ठीक है, तो ये हवा नीचे गिरने के बाद क्या होगा, ये हवा ही कुछ इधर की तरफ आएगा और कुछ इधर की तरफ जाएगा, ऐसे, ठीक है। यानी इसी क्षेत्र से हवा इधर की तरफ भी आता है और इधर की तरफ भी जाता है, दोनों तरफ जाता है। हम डायरेक्शन वगैरह भी याद करने की कोशिश करेंगे कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में किधर किधर हवाएं चलती हैं, ठीक है। देखिए इसको ना बहुत आसानी से आप लोगों को कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है ना, हम डायरेक्ट वो भी बता सकते हैं, ठीक है। सिंपली समझिए, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और इसमें जो है ऊपर वाला हेमिस्फीयर नॉर्थ हेमिस्फीयर कराता है, नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब जो है ना क्वेश्चन क्या बनता है ये समझिए। क्वेश्चन पूछेगा कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवा का डायरेक्शन क्या रहता है, क्लॉकवाइज रहता है कि एंटी क्लॉकवाइज रहता है, ठीक है। बताइए कोई आदमी, हवा का डायरेक्शन क्या होता है घूमने का, नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसे हवाएं घूमेंगी और साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इसको ना इस तरीके से मैं आपको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। एन लिख दीजिए, ठीक है, एन, और एन का ही डंटी घुमा कर इस तरीके से कर दीजिए। अब ये जो डायरेक्शन बनेगा ना, यही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा का डायरेक्शन होगा। यानी कैसे बन रहा है ये इस तरीके से, ऐसे बन रहा है, ऐसे, इस तरीके से। अब सोचिए घड़ी कैसे चलता है, इस तरीके से चलता है, ऐसे तो नहीं चलता है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी। ठीक है। साउथ हेमिस्फीयर में क्या, एस को आगे बढ़ा दीजिए, इसको इस तरीके से, यानी हवा कैसे चल रहा है, ऐसे, इस तरीके से। तो इस तरीके से घड़ी चलता है, यानी ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में क्या होता है ना कि कंफ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये आप एन बना के और आगे घुमा दीजिए और एस बना के आगे घुमा दीजिए, ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ये समझ में आ गया। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि हवा जो है ये आप सर्कुलर मोशन बताए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब कई बार पूछता है कि हवा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस तरीके से अगर परपेंडिकुलर चल रही है तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा कि इधर की तरफ, कौन सा होगा बताइए। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा किस तरफ मुड़ेगी, राइट।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मुड़ती है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, हम आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। ये हवा इधर की तरफ चल रही है, आप बताइए कि राइट की तरफ मुड़ेगी। अगर हवा इधर चलेगी तब हवा किधर मुड़ेगी बताइए। ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है। हवा अगर ये नीचे भी की तरफ राइट। बह रही है, इधर कहाँ मुड़ेगी? इधर भी राइट ही मुड़ेगी कि लेफ्ट मुड़ जाएगी? राइट, लेफ्ट चले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट। तक उसका लेफ्ट हो जाएगा। देखिए, नॉर्दर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, उसमें हवा कहीं से भी आए वो घूमेगा राइट ही, ठीक है। हवा हमेशा राइट घूमेगा। अब ये हवा घूमने का डायरेक्शन कैसे निर्धारित करेंगे ये समझिए। ये मान के चलिए 30 डिग्री का लाइन है, हवा चल रही है ऐसे स्ट्रेट अभी सीधा। अब ये जब इधर की तरफ जा रही है ना, तो ये अपने राइट की तरफ घूमेगी। इसका लेफ्ट इधर है, इसका राइट इधर है, यानी हवा किधर मुड़ जाएगी? इधर की तरफ, ठीक है। अब सोचिए, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर का ही बात कर रहे हैं, हवा इधर की तरफ चल रही है, दक्षिण की तरफ, ठीक है। अब हवा किधर मुड़ेगी? अभी भी राइट में ही मुड़ेगी। अब इसका राइट निर्धारित कीजिए, इधर की तरफ हेड फेस को कीजिए आगे, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड खड़ा करके देखिए, आपको इधर राइट और इधर लेफ्ट मिलेगा। अब ये हवा जो है इधर जो सीधा बहा है, वो चूंकि इधर की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। तो हवा हमेशा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे मुड़ता है? राइट वर्ड, ठीक है। और यही अगर हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर में चले जाएंगे तो हवा कैसे मुड़ेगा? लेफ्ट वर्ड मुड़ जाएगा, लेफ्ट। और इसमें इधर मुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये दो तीन चीजें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला याद रखिएगा, और लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड मुड़ता है कि राइट साइड, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये दो तीन चीज है, इसको सर ध्यान रखिएगा। जी बोलिए, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में एंटी एंटी क्लॉकवाइज और राइट हैंड साइड चलेगी। बिल्कुल, हाँ। सर वो ठीक है। फेरल का नियम इस पे लगेगा ना, तब ये फेरल के नियम के अनुसार ही हो गया ना ये। नहीं, फेरल और हेडली का नियम अलग है। अभी जो हम लोग बढ़ रहे हैं ना लेफ्ट राइट वाला, ये क्रोलिस नियम है, ठीक है। क्रोलिस फोर्सेस पे काम करता है, ठीक है। सर ये कोरोलिस, हाँ कोरोलिस बल मतलब फोर्स है, लेकिन वो भी जी तो फेरल का नियम का पालन ही करते हैं ना, कि ऊपर में जो हवा जो चलती है जी तो राइट हैंड साइड, और लेफ्ट नीचे में जो चलती हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जी, फेरल के नियम के अनुसार और कोरोलिस बल का पालन करती हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक है, ठीक है। आप याद ये रखिएगा, हेडली सेल और फेरल सेल बनता कहाँ है, ठीक है ना। ये बताइए, 30 डिग्री 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में कौन सा सेल बनता है ऊपर? हेडली। हेडली सेल। और 30 से 60 के बीच में फेरल। 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 और 60 से 90 के बीच में कौन सा सेल बनता है? ये पोलर सेल बनता है, ठीक है। पोल के ऊपर है ना, तो ये पोलर सेल हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया फेरल, और ये हमारा हो गया हेडली, ठीक है। ये तीन चीज है। ये कल जो है हम लोग है ना इंडियन मॉनसून पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। इंडियन क्लाइमेटोलॉजी पे हम लोग टिक रहेंगे, ठीक है। और वर्ल्ड क्लाइमेट से जहां जहां से सवाल बनता है ना, वो पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इस बार जो बीपीएससी का हॉर्टिकल्चर वाला एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें ना चाइना टाइप क्लाइमेट के बारे में पूछा है, ठीक है। चाइना टाइप क्लाइमेट, किसी को पता है ये चाइना टाइप क्लाइमेट होता क्या है? इन्हीं को आइडिया है तो बताइए। नहीं मालूम है? मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट किसी को पता है बताइए, नाम सुने ये सब? मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, नटाल टाइप क्लाइमेट, गल्फ टाइप क्लाइमेट, चाइना, उसके बाद ये ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट होता है। नहीं सुने हैं क्या ये सब? एक भी नाम बताइए। सुना हुआ है सर। सुने हैं? ये सारी चीजें जो ना, तो सोचिए ये चाइना टाइप क्लाइमेट के बारे में बीपीएससी पूछ दिया है। और हमारा 70th बीपीएससी होगा ना, उसमें भी जरूर कुछ ना कुछ पूछेगा। तो आप लोग जो भी सोर्स यूज कर रहे हैं, बुक वगैरह, उसमें ये सब ढूंढ के पढ़िए, समझिए इसको है क्या। चाइना टाइप क्लाइमेट क्या है, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट क्या है। एक बार जब आप लोग खुद भी पढ़ के रखेंगे ना, तो हमको इजी होगा समझाने के लिए। हम प्लान करके आए थे आज आप लोगों को ये सब चीज बताएंगे, लेकिन जब हम सोच रहे थे कैसे पढ़ाएंगे, तभी मेरे दिमाग में आया था कि 2 डायमेंशन में है ना, ऑडियो पे पढ़ाना काफी मुश्किल होगा, है ना। ये सारी चीजें मतलब ये इमेजिनरी हैं, ये सारी चीजें, है ना। जब तक सामने से प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं बताए तो बहुत दिक्कत होता है कई बार, ठीक है। इसमें यही में अगर हम लोग कुछ एनिमेशन वगैरह यूज करते हैं तो ये समझाना काफी आसान होता है।
यहाँ पे जो है पेन पेपर पे इसको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, वो भी वर्चुअल रूप से। अगर आप लोग सामने रहते तो हाथ वगैरह का यूज करके हम कोई 3D कुछ क्रिएट कर सकते थे, बट यहाँ पे समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। हम कोशिश तो करेंगे समझाने का, लेकिन शायद सब कुछ ना जाए जैसे मैं सोच पा रहा हूँ, है ना। ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है यहाँ पे। कल आप लोग है ना ये प्रेशर बेल्ट वगैरह पढ़ के आइएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और एराइज करते हैं, वो लास्ट है, उसके बाद आप लोग घर मतलब बंद कर सकते हैं क्लास, ठीक है। ये हमारा अर्थ है। आप लोग माइक ऑन कर लीजिए। चलिए, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये 60, ये 90, ये 30, ये 60, ये 90। हमको ये बताइए 0 डिग्री पे हाई प्रेशर बनेगा कि लो प्रेशर बेल्ट बनेगा? कौन सा बेल्ट बनेगा? 0 लो डिग्री प्रेशर बेल्ट। लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। क्यों बनेगा बताइए कोई, क्यों बनेगा यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट? क्योंकि सूर्य का हीट सबसे ज्यादा यहाँ पे पड़ता है सर, उसकी वजह से लो बिल्कुल, सूर्य टेम्परेचर का हीट बनेगा। जो है इस क्षेत्र की हवाओं को गर्म कर देता है, और जब चीजें गर्म होती हैं तो वो क्षेत्र लो प्रेशर बेल्ट बनता है, ठीक है। चलिए, ये 30 डिग्री पे कौन सा बेल्ट बनेगा? लो बनेगा कि हाई बनेगा? हाई प्रेशर। हाई बनेगा। क्यों बनता है ये हाई प्रेशर बेल्ट? कारण बताइए। क्योंकि टेम्परेचर वहाँ कम हो जाएगा। नहीं, सिर्फ सिर्फ वही कारण नहीं है, टेम्परेचर तो यहाँ पे भी ज्यादा ही रहता है ना। आप खुद सोचिए ना, यहाँ पे जो है इक्वेटर पे उससे ज्यादा ही टेम्परेचर कई बार हमारे 30 डिग्री पे रहता है, फिर भी ये बेल्ट हाई प्रेशर बेल्ट है। क्यों है ये हाई प्रेशर बेल्ट? कारण बताइए। ठंडा वाला रीजन क्योंकि यहाँ पे जी इक्वेटर से बताइए। जो हवा उठ के गई है वो वहाँ पे ठंडी हो जाती है। नहीं, ठंडी नहीं होती है। देखिए, जो हवाएं यहाँ से उठती है ना इक्वेटर से, वो 30 डिग्री पे आकर गिरती है ना नीचे की तरफ। अब सोचिए कि 30 डिग्री पे पहले से भी तो कुछ हवा मौजूद होगा ना, यानी पहले से यहाँ पे कोई ना कुछ प्रेशर बना हुआ होगा। अब यहाँ पे से और हवाएं यहाँ पे नीचे आ रही हैं, गिर रही हैं, तो पहले से भरे हुए डब्बे में अगर और आप कुछ और भर देंगे तो वहां प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। एक रूम है, उसमें पहले से 20 आदमी मौजूद है, रूम भरा हुआ है, उसमें आप 20 आदमी और ढकेल देंगे तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा ना उस रूम का। यही होता है, इसी वजह से ये 30 डिग्री जो है ना हाई प्रेशर बेल्ट कहलाता है, समझे। यहाँ पे जो है हवाएं जी। सबडक्ट हो रही हैं, गिर रही हैं, ठीक है। 0 डिग्री पे हवा उठ रही है, क्यों उठ रहा है? टेम्परेचर की वजह से। लेकिन 30 डिग्री पे हवा क्यों गिर रहा है? क्योंकि ये इलाका थोड़ा सा कम घना मिल रहा है, इस वजह से यहाँ सारा हवा गिर जाता है और इसको हाई प्रेशर बेल्ट बनाता है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री पे लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर। चलिए ये बताइए 60 डिग्री वाला कौन सा बेल्ट होगा, हाई प्रेशर की लो प्रेशर? लो प्रेशर से। लो प्रेशर होगा। इसका कारण क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर क्यों बनता है? बताइए। अच्छा पहले ये बताइए 90 डिग्री पे क्या होगा? 90 डिग्री पे वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। क्यों होता है यहाँ पे हाई प्रेशर? यहाँ पे थर्मल वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा होता है 90 डिग्री पे, पोलर एरिया है ना, यहाँ पे 6 महीना तक सूर्य नहीं निकलता है, तो इलाका जो है बहुत ठंडा होता है। ठंडा होने के कारण यहाँ की हवाएं भी ठंडी हो जाती हैं, और ठंडा चीज जो होता है ना वो हाई प्रेशर बनाता है, ठीक है। ठंडी चीजें हाई प्रेशर बनाती हैं, तो इस वजह से ये वाला हाई प्रेशर टेम्परेचर के कारण, ये वाला लो प्रेशर टेम्परेचर के कारण। ये वाला हाई प्रेशर क्यों? क्योंकि सारी हवाएं यहाँ नीचे की ओर गिर रही हैं। और ये वाला लो प्रेशर क्यों? क्योंकि यहाँ की जो हवाएं हैं इस जगह की, ये कहाँ जा रही हैं? थोड़ी पोल की तरफ जा रही हैं, और थोड़ी ये 30 डिग्री की तरफ जा रही हैं। इस वजह से ये इलाका हो जाता है खाली, ठीक है। और खाली होने के कारण ये इलाका लो प्रेशर बनाता है। समझ में आया? जी। जी। ये क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है कई बार कि ये 0 डिग्री वाला लो प्रेशर बनता है, लेकिन इसको बनने का कारण क्या है? इसका कारण आप देंगे, इसका कारण है थर्मल कारण, ठीक है। ये 90 डिग्री के पास हाई प्रेशर क्यों बनता है? इसका कारण क्या देंगे? थर्मल कारण, ठीक है। थर्मल कारण मतलब ये इलाका हो जाता है ठंडा, ठंडा होने के कारण यहाँ की हवाएं भी ठंडी हो जाती हैं, और ठंडी हवाएं हाई प्रेशर का निर्माण करती हैं। ये दो क्लियर हो गया। और ये जो हमारा 60 डिग्री और 30 डिग्री वाला है, ये डायनेमिक कारण से होता है। डायनेमिक कारण क्या है? हवा का घुमाव के कारण। हवा चूंकि यहाँ सबडक्ट हो रही है और यहाँ से हवाएं ऊपर उठ रही हैं, इस वजह से यहाँ लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है।
ठीक है, ये 3-4 चीज है, उसको याद रखिएगा। क्या क्या हम बता देते हैं फिर से। हेडली सेल कहाँ बनता है, फेरल सेल कहाँ बनता है, ये प्रेशर बेल्ट कहाँ बनता है और क्यों बनता है, लो प्रेशर कहाँ होता है, क्यों होता है, हवाएं कैसे मुड़ती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे मुड़ती हैं, तो ये हमारी एंटी क्लॉक वाइज थी। ठीक है, एन लिख के मोड़ दिए थे इस तरीके से। साउदर्न हेमिस्फीयर में एस लिख के इस तरह मोड़ दिए थे। ठीक है, ऊपर वाला राइट मुड़ता है, नीचे वाला लेफ्ट मुड़ता है। ये सारी चीजें जो है हम लोगों को समझनी थी। ठीक है, तो आज का क्लास जो है यही खत्म करते हैं। कल इंडियन क्लाइमेट जो है ना, इंडियन क्लाइमेटोलॉजी, उसको पढ़ के खत्म कर देंगे। मॉनसून वगैरह है, 4 प्रकार का क्लाइमेट है, उसको बस रीडिंग लगाएंगे और खत्म हो जाएगा। मॉनसून का थोड़ा फेनोमेनन देखेंगे, हवाएं कैसे मुड़ जाती हैं भारत की तरफ, बस इसको देखेंगे, इंडियन क्लाइमेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सॉइल वगैरह देख के मिनरल्स पे आ जाएंगे। ठीक है, आज का क्लास खत्म करें। कोई क्वेश्चन वगैरह आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। हेलो।